नमस्कार। हेल्थ टॉक विद इंदिरा में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल इंदिरा, रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर, आज आपके पास नई हेल्थ टॉक के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। पहला मैंने अपना हेल्थ टॉक दिया था, शुरुआत की थी न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में बताना शुरू किया था, केयर ऑफ न्यू के बारे में। उससे पहले मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ बताए थे। तो उस वीडियो को बहुत आप लोगों ने पसंद किया और मुझे उसके बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और कमेंट्स मिले। तो इसके वजह से मैं आज दुगने मोटिवेशन के साथ और खुशी के साथ में आपके पास अपना नया टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक उसी का है, उसी से रिलेटेड है। अभी हम आइडेंटिफाइंग अ सिक न्यूबॉर्न, मतलब सिक जो बीमार है नया बच्चा, नवजात शिशु, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नियोनेटल पीरियड यानी कि नवजात शिशु का पीरियड अवधि कब तक की होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। नवजात शिशु यानी जन्म से 28 दिन तक का जो समय होता है, उस अवधि को नवजात शिशु का पीरियड बोला जाता है, नियोनेटल पीरियड। ये समय नवजात शिशु के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फेस होता है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी समय बच्चे और माँ के बीच में जो बॉन्ड बनता है, आपसी समझ बनती है, बच्चा माँ को समझता है और माँ बच्चे को समझती है। इस समय हमें ज़रूरत होती है बच्चे की ज़रूरतों को समझने की, और उसके साथ जितना अधिक समय बिताया जाएगा, जितना उसकी गतिविधियों को समझा जाएगा, उसको संभालने की हम स्किल्स एक्वायर करते हैं, मतलब तरीके हम सीखते हैं, नए नए तरीके। बच्चे को इस समय में वार्मथ की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, उसको सुखा के रखना हो, साफ सुखा रखना होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग और स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब उसको जितना अधिक हो सके माँ के साथ में, उसको माँ और बच्चे को साथ में रखना होता है नियोनेटल पीरियड में। और उसके बाद भी जब तक बच्चा छोटा है, अभी देखिए हैंड वॉशिंग, पिछले 2 सालों में हैंड वॉशिंग देश और दुनिया में इतनी अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ गया है। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ज़रूरत कितने अच्छे से हम सब समझे हैं कि इसके बिना जो है हमारी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चल सकती। हमारे जीवन में किसी भी बीमारी से दूर रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हैंड वॉशिंग। तो ये चीज़ें तो हमारे समय में, हमारे पुराने ज़माने में चले आ रही थी। हमारे पूर्वजों ने माँ और बच्चे को 28 दिन के लिए, काफ़ी समय के लिए वो अलग रखा जाता था, कोई उनसे मिलने नहीं आता था। बच्चे के पास आना है तो साफ़ सुथरे होकर आना है, बाहर के जूते बाहर खोलने हैं, हाथ वाथ धोना है, और बल्कि वो आग में हाथ को गर्म करके आते थे। तो कई जगह हमारे यहाँ तो इस तरह की प्रथा है, आप लोग भी जानते होंगे। तो उससे क्या है, अब ये समय जैसे बीतता गया, लोग इसके पीछे की कारण तो भूल गए, लेकिन वो कारण यही होगा कि हाथों को साफ करके, उसको डिसइंफेक्ट करके, उसके बाद फिर बच्चे के पास जा रहे हैं। इन चीज़ों को अंधविश्वास सोच के काफ़ी समय से हमने इन चीज़ों को पीछे कर दिया था, दरकिनार कर दिया था। लेकिन हमारे पुराने पूर्वजों ने पुराने समय में उन्होंने काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च की होगी और उसके बाद इन सब तरीक़ों को अपनाया होगा जो प्रथा में चला आ रहा था। आज ज़रूरत है उन चीज़ों को, उन अच्छी प्रथाओं को आगे कंटिन्यू करने की और समझने की। इस पीरियड में हमें कॉर्ड केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे की नाभि जो होती है उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। हमें ये सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या साइन है, क्या क्या चीज़ें हैं कि बच्चा बीमार है तो हमें समझ में आएगा। और बच्चे की जो खास देखभाल करने वाले उसके माता पिता और ख़ास परिवार वाले जन होते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कष्ट हो जाए, अचानक इमरजेंसी हो जाए, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट किस तरह से बच्चे को उस परेशानी से उबारा जाए अस्पताल ले जाने तक। आइडेंटिफाइंग अ सिक चाइल्ड, एक अस्वस्थ बच्चे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि आज ये बच्चे की तबीयत खराब है या इसे कोई परेशानी हो रही है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माँ के इंस्टिंक्ट्स, मतलब कहते हैं माँ का मन। माँ का मन अगर कह रहा है कि उसका बच्चे को कोई तकलीफ़ है, तो इसका मतलब उस बच्चे को ज़रूर तकलीफ़ है, तो उस चीज़ को सुनना ज़रूरी है। तो अब क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें लगता है कि बच्चा बीमार है। विग्रस क्राई, बच्चा नॉर्मली बहुत ज़्यादा रोता नहीं है,
बच्चे को जब कोई कष्ट होता है, जब कोई परेशानी होती है, चाहे उसे भूख लगी हो, चाहे वो गीला हो, या फिर उसे कोई किसी तरह की परेशानी हो रही हो, भले उसे प्यार की ही ज़रूरत है, उसे गोदी में बैठना है, उसे अपनी माँ से या अपने खास किसी परिजन से उसे चिपक के बैठना है, तो वो वार्मथ की उसको ज़रूरत है, लेकिन उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी तभी वो बच्चा रोता है, बिना वजह में बच्चा नहीं रोता है। तो इसलिए बच्चे के रोने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चा बहुत शांत है, बिल्कुल नहीं रो रहा है, बिल्कुल चुपचाप है, तो उसमें भी थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। बच्चे का टेम्परेचर, तापमान कभी बहुत ऊंचा है या बहुत कम है। बच्चे उल्टी करते हैं, मतलब ये तो आम बात है कि बच्चे उल्टी कर देते हैं। बच्चे जब थोड़ा दूध ज़्यादा पी लेते हैं तो थोड़ा सा वो दूध निकाल देते हैं, तो वो सफ़ेद रंग का या तो दूध होता है या थोड़ा दही दही जैसा होता है। लेकिन अगर उसका रंग हरे रंग का है तो ये ग्रीन कलर वॉमिट बीमारी का एक लक्षण होता है, इन्फेक्शन का साइन होता है। और अगर बच्चे की स्किन का कलर नीला पड़ना लगे या थोड़ा ग्रेइश या डार्क कलर का होने लगे तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि उसे किसी तरह की परेशानी है। बच्चा लंबी लंबी सांस ले रहा है, अगर तेज़ तेज़ फटाफट लंबी लंबी सांस, ज़्यादा सांस ले रहा है, जब हम रेस्पिरेशन देखते हैं, जैसे कई लोगों को पल्स देखना आता है, पल्स गिन लेते हैं, रेस्पिरेशन देखना भी कोई बहुत बड़ी है। घड़ी देख सकते हैं, घड़ी में सेकंड का जो सुई होता है उसकी तरफ ध्यान रखें और 1 मिनट में जितनी देर में वो कांटा वापस उसी जगह पे आता है, बच्चे ने कितनी बार सांस लिया, कितनी बार उसकी छाती हिली, उसका पेट हिला, वो चीज़ हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बच्चे की 1 मिनट में कितनी रेस्पिरेशन हो रही है, उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। और उसका पैटर्न भी हम देख सकते हैं कि हम अपने बच्चे का पैटर्न कुछ समय में समझ जाते हैं कि वो किस तरह की सांस लेता है। तो अगर उसमें किसी तरह का बदलाव है तो ये रेस्पिरेशन जो है 30 to 60, 30 से 60 1 मिनट के अंदर ये नॉर्मल होता है। नॉर्मली किसी बच्चे का, जिस बच्चे का जितना है आपको समझ में आता है कि कितना हमारे बच्चे का है। तो अगर वो 60 से ज़्यादा है या 30 से कम है, शैलो बहुत थोड़ी सांस ले रहा है या बहुत तेज़ सांस ले रहा है और नाक की उसकी जो है ज़ोर ज़ोर से अलग से दिख रहा है कि उसकी नाक नथनियाँ हिल रही हैं सांस लेते लेते, फ्लेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो मतलब है कि बच्चे को किसी तरह की सांस की तकलीफ हो रही है। अच्छा, बच्चे की नैपीज़, और क्या देखना है हमें, बच्चे की नहलें तो 7-8 बार गीली होती थी, तो अगर पहले से कम गीली हो रही हैं, मतलब 1-2 बार ऊपर नीचे में ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार में भी नहीं है। लेकिन अगर उसका बिल्कुल आधा हो गया तो बहुत कम हो गया, इसका मतलब कि थोड़ी चिंता का विषय है। और अगर बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी रहा है तो देखिए, दूध पीना बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ये चीज़ें चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, तो नरिशमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सेम चीज़ बच्चे पे लागू होती है। मैं बार बार ब्रेस्ट फीडिंग बोलूँगी, मेरे हर टॉपिक में ब्रेस्ट फीडिंग आएगा, और ये फीडिंग इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शायद आप ये सोचें कि ये इस चीज़ के बारे में इतना क्यों बोल रही है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चे के लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है, और उसके लिए फीडिंग हर चीज़ में, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो फीडिंग से ठीक हो जाती हैं अगर बच्चे को सही तरह से फीड किया जा रहा है। तो अगर बच्चा ठीक से फीड नहीं कर रहा है तो आप समझ बच्चे को किसी तरह की तकलीफ हो रही है। की रिस्क फैक्टर्स या एसोसिएशंस, मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं अगर बच्चा थोड़ा सा बीमार है। इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को टेम्परेचर की कमी हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग में कमी हो सकती है किसी तरह की, और कई बार ये भी होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा बीमार है, कई बार समझने में भी कमी हो सकती है। अब देखते हैं हम कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या परेशानियां न्यूबॉर्न बेबी में होती हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, फीडिंग इश्यूज़। हाँ, बच्चे को फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरह की। बच्चे के स्किन का पीला होना, जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हैं, जॉन्डिस है। चोकिंग है, कभी गले में लग जाता है और उसके बाद एस्पिरेशन हो सकता है, वो भी एक इशू है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बच्चे को बुखार आना या टेम्परेचर बहुत कम हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब बच्चे में शुगर की मात्रा की कम, मतलब कैलोरीज कम हो जाना, ये भी फीडिंग से रिलेटेड इशू होता है। या तो ये जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बच्चों को भी हो सकता है, और नॉर्मल बच्चे को भी हो सकता है कि जब ठीक तरह से बच्चे को फीड नहीं जाता है, नरिशमेंट नहीं हो पाता है, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। और एक्ने, बच्चे के शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाना। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं न्यूबॉर्न बेबी में।
तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन सब जिन इश्यूज़ के बारे में अभी मैंने बात की है, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। बच्चे को होने वाली ये सारी परेशानियां के बारे में अगर हम जानेंगे और उनसे हम डील कैसे कर सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें तो हम घर में ही सॉल्व कर सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।